चलो तो समझते हैं इस चीज को। विद्युत धारा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं हम, किसी चालक में समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह का जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं और इसका SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा के बारे में। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले विद्युत धारा प्रवाह, जैसे आपके पास कोई वायर है, कोई तार है, मान लीजिए एल्युमिनियम का हो, किसी भी चीज का हो, यहाँ पे एक वायर अगर ऐसे हम रख दिए, मान लो यह एक वायर है, और बताओ इससे क्या आवेश का प्रवाह हो रहा है? इससे करंट का प्रवाह हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मान लो कि हम मार्केट गए और मार्केट से जाके तार खरीद के लाए और ला के रख दिए, उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब तक कि उसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें कुछ होने जाने वाला है? नहीं होने जाने वाला है। तो यहाँ पे हम जब इस तार को किसी बैटरी से जोड़ देंगे, क्या करेंगे? किसी बैटरी से जब जोड़ देंगे तो इसमें करंट आ जाएगा और इसमें क्या होने लगेगा? आवेश का प्रवाह होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। तो जब आवेश का प्रवाह होने लगेगा तो हम कहेंगे कि अब इस तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितने वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं। अब देखो आवेश प्रवाह का कारण क्या है? यहाँ पे विभव होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभवांतर। अगर मान लो यहाँ पे एक सिरा है और दूसरा सिरा इसका यहाँ है, अगर इन दोनों के बीच अगर जो विभवांतर होगा उसी के अनुसार इसमें करंट फ्लो होगा। तभी ना हम लोग जाते हैं तो कहते हैं हमको 5 वोल्ट का बैटरी दीजिए, हमको 2 वोल्ट का बैटरी चाहिए। तो जितने वोल्ट, विभवांतर का सही मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। तो जैसे अब देखो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कप है, ठीक है, कप है और इस कप में गर्मा गर्म चाय है, ठीक है। मान लेते हैं यह जो चाय है, इस चाय का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है। सपोज दैट, माना कि इसके अंदर जो चाय है वह कितने डिग्री सेल्सियस है? 70 डिग्री सेल्सियस है। और यह बाहर का, जैसे यह मान लो कि हम किसी रूम में बैठे हैं, टेबल पर रख दिया गया, हमारे रूम का जो टेम्परेचर है मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, रूम का टेम्परेचर जिस रूम में यह रखा गया है। तो इसमें से तो टेम्परेचर ज्यादा है, निकलेगा वाष्प बन के। तो बताओ निकलेगा तो क्या, तुम यह बताओ समझ के कि 20 वाला टेम्परेचर इसमें आके मिलेगा कि 70 वाला इसमें आके मिलेगा? तो इससे पता चल रहा है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रवाह निम्न टेम्परेचर की ओर होगा। यानी उच्च टेम्परेचर से कह सकते हैं जो उच्च टेम्परेचर है वह निम्न टेम्परेचर की ओर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? उच्च से निम्न की ओर बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि रूम का टेम्परेचर है तो रूम का टेम्परेचर कप में जाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। कप का जो टेम्परेचर है, उस चाय का जो टेम्परेचर है वह हमारे रूम में फैलने लगेगा। आप लोग सवाल कर सकते हैं कि जब यह 70 डिग्री सेल्सियस गर्म चाय है और यह जब रूम में फैल रहा है तो रूम में फैल रहा है तो रूम का भी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा? खूब ध्यान सुनिए। चाय कितना एकदम थोड़ा सा है, थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा 70 डिग्री और यहाँ पे रूम खुला है हम लोगों का पूरा वायुमंडल में। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि समुद्र से एक लोटा पानी ही निकाल लिया जाए तो समुद्र में कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन लोटा पर असर पड़ जाएगा। लोटा क्या होगा? भर जाएगा।
लोटा मान लो खाली है, लोटा क्या है, खाली है, लोटा क्या है, खाली है। अगर उसको हम समुद्र में डुबा के 1 लोटा पानी निकालें तो लोटा में असर दिख गया कि पहले खाली था, अब क्या हुआ, भर गया, लेकिन समुद्र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वही चीज यह इसमें छोटा है और इसका क्षेत्र ज्यादा है ना, इसका क्षेत्र ज्यादा, तो इसका क्षेत्र ज्यादा है, तो यह जो होगा इसमें से निकल के इसमें आएगा तो इस पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। अब यह तब तक प्रवाहित होने लगेगा यहाँ से इधर जब तक कि इसका टेम्परेचर कितना नहीं हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाए। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उष्मा का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। सेम इसी प्रकार विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो उसमें भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी जिधर उच्च विभव होगा यानी प्लस टर्मिनल से किधर होगा, माइनस। अगर पूछे कि आप लोगों से ऑब्जेक्टिव कि विद्युत धारा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो हमारा जवाब क्या होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जो हमारा विद्युत धारा होता है उसका प्रवाह होता है उच्च विभव से प्लस से किधर जाता है, माइनस की ओर हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ से समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर नहीं समझ में आया हो तो बोलिए, फिर समझाते हैं। आ गया समझ में, तो आ गया तो बोलो समझ आ गया। चलो मिटा दे इसको। चलो अब मान लो कि अगर हम कहें किसी वायर से, किसी वायर से कहने का मतलब क्या है, किसी तार से, वायर कहने का मतलब तार, तो किसी तार से अगर मान लो कि 10 कूलम्ब आवेश, क्या 10 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है और हम बोले कि वह 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है। क्या बोले, 1 सेकेंड, 10 कूलम्ब आवेश की धारा प्रवाहित हो रही है और कितना देर तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है। तो आप बताइए कि उस पे विद्युत धारा कितना है। तो हम विद्युत धारा यानी करंट बराबर अभी लिखे हैं कि क्या होता है, आवेश Q बाई टी, आवेश बटा टाइम। तो यहाँ पे Q कितना है, 10 कूलम्ब, Q कितना है 10 कूलम्ब, और यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड। तो बताओ कट के कितना होगा 10। और करंट को हम लोग किस चीज में नापते हैं, एम्पियर, एसआई मात्रक, यानी 10 एम्पियर की धारा उस चालक तार में प्रवाहित होगी। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही प्रश्न दे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज समझ लो, यहाँ पे क्या है, I बराबर Q बाई टी। हम लोग जानते हैं Q का, Q यानी आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो इसका एक और एसआई मात्रक बनता है कूलम्ब प्रति सेकेंड, और इसी कूलम्ब प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर, एम्पियर या कूलम्ब प्रति सेकेंड। अगर आप लोगों से परीक्षा में कहीं पूछ दे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है और उसमें एम्पियर नहीं दिया रहे और क्या दिया रहे, कूलम्ब प्रति सेकेंड, तो क्या हम टिक कर देंगे, कूलम्ब प्रति सेकेंड। यही कूलम्ब प्रति सेकेंड क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। तो एम्पियर या कूलम्ब प्रति सेकेंड। बात समझ में आया। तो यहाँ पे अब समझते हैं। अब देखो मान लो किसी वायर से 2 कूलम्ब का धारा, कितने कूलम्ब का धारा, 2 कूलम्ब का धारा 2 सेकेंड तक, कितने देर तक, 2 सेकेंड तक अगर प्रवाहित होता है तो उस पे विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर।
पूछ दे कि 5 कूलम्ब का आवेश, 5 कूलम्ब का आवेश अगर मान लो कि 2 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा है किसी तार से, तो वहां पे पूछ दे आपसे विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा वहां पे 2.5 एम्पियर। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछते रहता है कि इतना कूलम्ब धारा, इतना कूलम्ब आवेश किसी वायर पर 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो क्या होगा। अब देखो किसी वायर पे कहने का मतलब है, देखो इसको नापा जाता है कैसे, मान लो कि यह एक वायर है, किसी देखो यहाँ पे किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से, जैसे मान लो यह पॉइंट हम सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ से 1 सेकंड में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या देखते हैं, यहाँ से 1 सेकंड में, यहाँ से माने जो भी टाइम हो, कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है, कई बार यह चीज समझ गए, प्रश्न पूछ देता है क्या कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे, क्या कहेगा, 1 एम्पियर क्या है, तो बताओ 1 एम्पियर, एम्पियर जैसे ही कहा हम लोगों को पता चल गया कि अब क्या चीज कह रहा है, विद्युत धारा कह रहा है कि किसी बताना है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें 1 एम्पियर, तो अगर हम कह दे कि किसी चालक से अगर 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड में, कितना 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे 1 एम्पियर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है Q/T। तो अगर 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड प्रवाहित हो तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग 1 एम्पियर बोल देंगे कि नहीं, बोल देंगे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर लिख लो तब, 1 एम्पियर 1 एम्पियर लिख के रख दो। जब किसी चालक से जब किसी चालक से 1 सेकंड में, जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब, 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। एक एम्पियर कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब, यानी यदि कोई चालक है, कोई वायर है, उससे 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे 1 एम्पियर। अब एक सवाल उठ जाता है कि यह 1 कूलम्ब आवेश कितना के बराबर होता है।
आवेश कहेंगे तो आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वही ना चलता है तो उसको हम बोलते हैं आवेश जा रहा है। इलेक्ट्रॉन लगातार अगर किसी वायर से प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को। अगर किसी वायर से इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाह कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस वायर में क्या है? करंट है, उससे करंट का प्रवाह हो रहा है। तो वही चीज अब यहाँ पे हम लोग समझे कि एक कूलम्ब माने एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। जब यह एक कूलम्ब यह आवेश है और आवेश को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अगर मान लो इस चीज का अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे एक कूलम्ब, अब देखो आवेश, आवेश जिस दिन पढ़ाए थे तो आप लोगों को आवेश का परिभाषा लिखाए होंगे। क्या लिखाए थे? आवेश किसे कहते हैं बताओ? चलो यहाँ पे समझो, इस चीज को समझा रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे कोई वायर है, मान लो कोई चालक है, कंडक्टर है, और इसके और मान लो कि किसी यहाँ पे इस पॉइंट से अनुच्छेद पर से तो जो प्रवाह हो रहा है, मान लेते हैं कि इसकी संख्या, किस चीज का प्रवाह? तो अगर हम देख ले कि माना चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। यहाँ से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? n है। यहाँ से जो प्रवाहित हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या मान लिए? n मान लिए। और इलेक्ट्रॉन का मान हम लोगों को पता है ना कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिणाम, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? उसी दिन में बताए थे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम्ब बताए थे ना। तो बताओ अगर इस पे बात करें, बताओ n संख्या है, क्या है? टोटल प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश है। तो मान लो कि 10, अगर मान लो कि 1000 इलेक्ट्रॉन पास किया, क्या मान लिए? 1000 इलेक्ट्रॉन पास किया, तो इसका मतलब है 1000 से एक इसमें गुना कराना पड़ेगा ना। यहाँ पे उतना से गुना कराना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि कुल आवेश इससे कितना प्रवाहित हुआ, तो कह सकते हैं कि कुल आवेश बराबर n इंटू ई, कह सकते हैं कि नहीं? मान देखो यहाँ पे एक बार फिर समझो, इस वायर से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह कितना हम लोग मान लिए? n इलेक्ट्रॉन इस वायर से होकर प्रवाहित हो रहा है, इस परिच्छेद से होकर, इस अनुप्रस्थ से होकर कितना प्रवाहित हो रहा है? n। और एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं इतने आवेश है। तो टोटल आवेश जब हम लोग निकालें कि बताइए कि कुल आवेश इस पे कितना प्रवाहित हुआ, तो यही ना करेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुआ है उतना में इस इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उससे गुना कर देंगे। तो फाइनली Q का बात करें तो क्या हो जाएगा? n इंटू ई। क्या हो जाएगा? n इंटू ई। अब यहाँ पे समझते हैं, अब देखो n इंटू ई हो गया। अब अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं विद्युत धारा करंट बराबर I बराबर, क्या लिखे हम लोग? यहीं से आगे बढ़ते हैं। Q बराबर n इंटू ई। हम लोगों को निकालना क्या है? वहां से n का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई ई हो जाएगा ना, Q बाई ई। अब बताओ, अब इसमें Q का मान कितना है? माने हम लोग देखो निकाल रहे हैं एक कूलम्ब आवेश पर, कितना निकाल रहे हैं? एक कूलम्ब आवेश पर हम लोग जान रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने आवेश होंगे। बात समझ में आ रहा है? एक कूलम्ब न्यूट्रॉन, माने देखो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। एक कूलम्ब आवेश, एक कूलम्ब आवेश में
इलेक्ट्रॉन की संख्या। यही चीज हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग वहां से क्या निकाले हैं, Q बराबर Ne निकाले हैं ना, Q बराबर Ne। तो यहाँ पे Q बराबर Ne, तो इसको अगर यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था। तो यहाँ पे N निकालना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, N बराबर Q बाई E। यही चीज ना यहाँ पे लिखे हैं, N बराबर Q बाई E। अब यहाँ पे Q क्या है, एक कूलम। Q क्या है, आवेश है, आवेश का वैल्यू कितना है, एक कूलम। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं N बराबर 1 बटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 लिख सकते हैं ऐसे। अब इस चीज को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या देते हैं, चलो यहाँ पे मान लो 10 के पावर माइनस 19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हो जाएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे घात घातांक में एक सूत्र कि a के पावर 1 बटा a के पावर माइनस m बराबर क्या हो जाता है, a का पावर m हो जाता है, पढ़े है ना। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 1 गुने 10 के पावर 19 बटा 1.6 लिख सकते हैं ऐसे। नीचे माइनस था, ऊपर गया क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे समझो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 10 इंटू 10 के पावर 18 और बटा 1.6 लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ 10 के पावर 19 कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पे 19 को 0 है, तो एगो हम क्या कर लिए, इधर कर लिए, इसलिए किए हैं क्योंकि 1.6 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। 1.6 से क्या कर देंगे, उसमें भाग कर देंगे, 1.6 से भाग कर देंगे तो हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब 1.6 से 10 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.25, कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 के पावर कितना, 18। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम्ब में, इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब में होते हैं। कितना आ गया, 6 अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 क्या इलेक्ट्रॉन। अगर प्रश्न पूछता है एक दो प्रश्न पूछता है, घुमा घुमा के पूछते रहता है, कभी पूछ देगा एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश, कभी पूछ देगा एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन दोनों फेंट के दिया रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। और इसमें देखो समझ में आ रहा है, तो दोनों ही चीज याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कई बार इस प्रश्न को दोनों को पूछ चुका है, इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं।